हे गाइज नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के लेक्चर में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली है, आज का लेक्चर भी बहुत बेहतरीन रहेगा। और जो लेक्चर और साथ में गाइज आज एक अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ जो है आज की वीडियो को ज़बरदस्त शेयर करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि आज हम लोग समझेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेल। तो अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया होगा कि आपको जो है सेल क्या होता है। तो सेल एक पात्र ले लीजिएगा, उसके बाद उस पात्र में क्या भर दिया जाता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेल में क्या भरते हैं गाइस, वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरते हैं। तो चलिए हम लोगों ने ये सेल में क्या कर दिया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया। अब कौन से पदार्थ का हम लोगों ने भरा है भैया, चलो कौन सा पदार्थ हम लोगों ने लिया है, H2SO4। ये जब टूटता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, हमने बताया है कि जो आयन में टूट जाए तो H+ और HSO4 ये माइनस में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जो आयन में विखंडित हो जाते हैं वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, धातु की 2 छड़ें डाल देते हैं। धातु की क्या कर देते हैं, 2 छड़ें डाल देते हैं। वो मान लेते हैं कि धातु की ये एक छड़ ये थी आपकी, ये एक छड़ ये थी आपकी। ध्यान दीजिए, ये धातु की एक छड़ हो गई, फिर दूसरी छड़ ये हो गई। धातु की 2 छड़ें इसमें डाल दिए गए। तो आपको पता है धातु की 2 छड़ें डाल दिए तो एक धन हो जाता है, एक क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। तो मान लेते हैं ये धन हो गया और ये क्या हो गया, ऋण हो गया। तो धन वाले को एनोड कहते थे, ऋण वाले को क्या कहते थे, कैथोड कहते थे। अब हम लोगों ने धन वाले से क्या किया कि एक तार के माध्यम से एक परिपथ जोड़ दिए, जिस परिपथ में लास्ट में हम लोगों ने क्या लगा दिया, परिपथ इस वायर में एक बाह्य प्रतिरोध के रूप में बल्ब लगा दिए। बाह्य प्रतिरोध के रूप में एक बल्ब लगा दिए। उसके बाद इस परिपथ को पूर्ण करते हुए हम लोगों ने लाया और इस सेल के माइनस वाले भाग से, माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ दिए और बीच में क्या लगा दिए गाइस, कुंजी लगा दिए। बीच में क्या लगा दिए, कुंजी लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको पता है कि जब हम लोग इस परिपथ को किसी तार से जोड़ते हैं, जब एनोड से किसी तार को और कैथोड से तार को जोड़ दिया जाता है तो सेल से धारा प्रवाह होने लगती। तब सेल से क्या प्रवाह होने लगती, धारा। तो सेल से जब धारा प्रवाहित होगी तो ये मान लेते हैं धारा I हो गई। तो सेल से जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो इस बल्ब के पास पहुंचता है। तो इस बल्ब के पास पहुंचने के बाद जो है, ध्यान से समझिएगा कि ये बल्ब से बल्ब तक पहुंची, बल्ब जल गया। यहाँ तक तो कहानी खत्म हुई। पर मुझे क्या बताना है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है गाइस। तो ध्यान से समझिएगा, यदि हम मान लेते हैं हम लोग बाजार में गए, कहाँ गए भैया, बाजार में गए और सेल खरीद के लाया। तो बाजार से जो सेल खरीदा, कौन क्या खरीदे, सेल खरीदे। तो वो सेल जो है नया जब था, तो सेल को जब सेल नया था तो एक प्लेट आपका जो है, मान लीजिएगा ये सेल है। तो सेल जब नया था तब क्या थी, तब उसकी वोल्टेज थी 50 वोल्टेज। कितनी थी, 50 वोल्ट, यानी उसका जो विभव था वो 50 वोल्टेज था। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों ने क्या लिया, ये जो 50 वोल्ट है गाइस, इसको हम लोग 50 वोल्ट वाले सेल को जब हम लोग किसी परिपथ में जोड़ देते हैं, जब इस 50 वोल्ट वाले सेल को क्या करते हैं, किसी परिपथ में जोड़ते हैं गाइस। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं ये 50 वोल्ट का क्या हो गया, सेल हो गया। ये 50 वोल्ट का सेल हो गया। इसको हम लोगों ने किसी परिपथ में क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्या किए, किसी परिपथ में जोड़ दिए। ये परिपथ ये हो गया और इस परिपथ को जोड़ दिए, ये की लगा दिए, इस परिपथ को पूर्ण कर दिए। तो जब 50 वोल्ट वाले सेल को हम लोग किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो ये पूरा के पूरा आपको क्या लग रहा है कि ये सेल क्या कर सकता है, ये सेल 50 वोल्ट विभव दे सकता है। पूरा के पूरा कितना वोल्टेज दे सकता है, 50 वोल्टेज विभव दे सकता है। तो ये सेल आपको लग रहा है कि ये 50 वोल्ट का विभव, ये 50 वोल्ट का विभव इस बल्ब को दे रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो सेल है 50 वोल्ट का विभव बल्ब को दे रहा है। पर गाइज ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर अगर आप नापोगे तो ये बल्ब पे जो विभव मिलता है, मान लेते हैं बल्ब को कितने वोल्ट का विभव दे रहा है, मापने पे पता चला कि ये जो बल्ब को कितने वोल्टेज का विभव दे रहा था, 45 वोल्टेज का विभव दे रहा था। फिर से पुनः
अपनी बात को रिपीट करते हैं जिससे आपको सारी डाउट क्लियर हो जानी चाहिए। हमने क्या कहा, हम बाजार गए, बाजार से एक नया सेल लाए, सेल पे लिखा गया था 50 वोल्टेज, यानी वो 50 वोल्ट दे सकता था। उस सेल को हम लोगों ने किसी परिपथ में जोड़ दिया, उस परिपथ में एक बल्ब लगा दिए। अब हमको लगा कि यार ये तो 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट बल्ब को पूरा दे रहा है, पर ऐसा वास्तव में नहीं होता। अगर आप नापोगे तो हमने मापा, मान लिया कि भाई ये बल्ब को कितना वोल्टेज दे रहा था, 45 वोल्टेज। तब मन में प्रश्न उठा कि 5 वोल्टेज विभव कहाँ गए, 5 वोल्टेज विभव कहाँ गया। तो ध्यान से समझिएगा वो 5 वोल्टेज विभव कहाँ जाता है। तो आइए उस 5 वोल्टेज विभव को खोजने चलते हैं कि आखिर 5 वोल्टेज सेल का विभव कहाँ गुम हो गया। तो आइए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब बातें यहाँ आती है कि जब आपने क्या किया कि इस धन टर्मिनल को जो है तार से जोड़ दिया, ऋण टर्मिनल को तार से जोड़ दिया, तो जो ध्यान से समझिएगा ये जो धारा प्रवाहित हुई, ये धारा यहाँ से होते हुए इस परिपथ से होते हुए ये जब यहाँ तक आई ऋण वाले टर्मिनल तक, एक बार तो ये हो गया। पर जैसे ही गाइज इस अभी तो परिपथ खुला है, ध्यान दीजिए अभी तक आपका परिपथ क्या है, खुला है। अब ये ऋण वाले टर्मिनल से जब आपका धारा इधर की तरफ आएगी, तो जैसे ही धारा ऋण टर्मिनल से इस धन वाले टर्मिनल पे जाएगी, तो धन वाले टर्मिनल पर धारा को पहुंचने में ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं ये क्या करेंगे, धारा को रुकावट उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे गाइस, धारा में रुकावट उत्पन्न करेंगे। ध्यान से समझिएगा, धारा में क्या करेंगे, रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो जो धारा में रुकावट उत्पन्न जो होगा उसको जो है तब वहां पर यहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट आप समझने का प्रयास कीजिएगा गाइज। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर से हम लोगों ने व्यक्त कर दिया। तो ये जब धारा के मार्ग में ये प्रतिरोध उत्पन्न किए तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो गया। वही जो विभव, जो 5 वोल्ट का विभव समाप्त हुआ था, जो 5 वोल्ट का जो विभव खो गया था, वो 5 वोल्ट विभव यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कहाँ पर समाप्त हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। वो 5 वोल्ट का विभव कहाँ पर समाप्त हुआ गाइस, यहाँ सेल के आंतरिक यानी हम कह सकते हैं सेल के अंदर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल तक, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल तक धारा को प्रवाहित करने में, आवेश को प्रवाहित करने में वहां पर जो है जो वोल्टेज खत्म हो जाती है, कुछ वोल्टेज यहां पर समाप्त हो जाती है। वो कौन सा वोल्टेज होता है, 5 वोल्टेज जो आपका खो गया था। वो 5 वोल्टेज जो वहां पर खो जाता है वो क्या कहलाती है, सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। हमने क्या बताया, वो सेल की क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। ध्यान से समझिएगा हमने क्या कहा, ठीक है। बातें कुछ समझ में आई, आप पुनः एक बार समझिएगा। जब आपने क्या किया कि आपने 50 वोल्ट का सेल लाया, 50 वोल्ट में से ये 45 वोल्ट ये ले लिया, 45 वोल्ट आपकी विभव यहाँ पर खपत हो गई। और 5 वोल्ट विभव कहाँ गया, तो वो 5 वोल्ट की विभव इस बैटरी के ऋण वाले प्लेट से, बैटरी के ऋण वाले प्लेट से धन वाले प्लेट तक धारा को प्रवाहित करने में जो वोल्टेज यहाँ खत्म हो जाती है वो वोल्टेज क्या कहलाती है, 5 वोल्टेज कहलाती है। वो 5 वोल्ट विभव क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। तो ध्यान से समझिएगा। अब और यहाँ पर एक बात और आपको समझना है कि धारा को सेल के अंदर धारा को जो है ऋण प्लेट से धन प्लेट तक पहुंचने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, वो सेल का क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो आप ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने क्या कह दिया कि कोई आपका जो मान लीजिएगा कोई जो है, जैसे गांव की बात कर लिया जाए, गांव वाला जो है, गांव के द्वारा जो प्रधान है वो गांव के लिए कहता है भाई कि 100 रुपये दे दिया। गांव वाला जो है, गांव का प्रधान जो है, ग्राम प्रधान जो है, वो क्या करता है कि गांव वाले के लिए, गांव के विकास के लिए 100 रुपये दे दिया। अब जब गांव के विकास के लिए 100 रुपये निकाल दिए गए तो वो जो 100 रुपये है उसके बाद जब गांव के व्यक्ति को मिला कितना, 80 रुपये। गांव के लोगों को कितने रुपए मिला, 80 रुपये मिले। तो बीच में क्या आ गई भाई, भ्रष्टाचार आ गया। बीच में क्या आ गया, भ्रष्टाचार नामक का आदमी आ गया। तो ध्यान से समझिएगा, 20 रुपए किस में चले गए, भ्रष्टाचार में चले गए। 20 रुपए किस में चले गए, भ्रष्टाचार में। तो ये जो 100 रुपए हुआ, ये 100 रुपए सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ये सेल का क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और जो ये 20 रुपए जो भ्रष्टाचार में चला गया
वो 20 रुपए क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, अंदरूनी वाली बात जिसे कहा जाता है। ठीक, जो आंतरिक में खर्चा हो गए। और जो ये 80 रुपए हो गए, जो ये 80 रुपए आपको प्राप्त हुए, ये 80 रुपए क्या होता है, बाय वोल्टेज होता है, जो यहां पर मिलता है आपको, यहां पर। ठीक, तो बातें आप कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, जो आप लोगों को एग्जाम्पल समझाया गया उसको एक बार पुनः लिख लेते हैं, तब आपको बातें जरूर क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो गाइस ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा है आपको, विद्युत वाहक बल में हमने क्या लिखा है, आप परिभाषा पढ़ सकते हैं। जब एक सेल खुले परिपथ में होता है, जब एक सेल किस परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल का उपयोग, अर्थात क्या लिखा गया आगे देखिएगा, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं। अर्थात जब हम लोग सेल से धारा प्राप्त नहीं करते रहते हैं तो उस समय सेल का जो वोल्टेज होता है, जो उस समय जो सेल का वोल्टेज होता है या सेल का जो विभवांतर होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम लोग प्रायः ई से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या कहा, जब एक सेल किस परिपथ में हो, खुले परिपथ में, अर्थात सेल को परिपथ में लगाया गया हो पर परिपथ पूर्ण नहीं हो, अर्थात परिपथ पूर्ण नहीं होगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो वही लिखा गया, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं, उससे धारा प्राप्त नहीं होती, तब उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होता है वो सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो गाइस, इसको आप लोग दिमाग में ऐसे रखेंगे कि जब सेल से धारा प्राप्त नहीं करते रहते हैं तो परिपथ खुला रहता है, तब उस समय जो है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे व्यक्त करते हैं। फिर टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या बताएगी, जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है, अर्थात परिपथ पूर्ण हो गया, अर्थात परिपथ पूर्ण हो गया तभी सेल से धारा प्राप्त कर सकते हैं। परिपथ पूर्ण होने का मतलब परिपथ बंद है, खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता, बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, तो जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है तो उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होता है, उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होता है, देखिए मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। इसे हम लोग स्मॉल v से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग स्मॉल v से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो ये विद्युत वाहक बल था और जो टर्मिनल विभवांतर था या टर्मिनल वोल्टता था वो समाप्त हो जाता है। गाइस, अब हम लोग जान लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया, सेल के घोल द्वारा, वैद्युत अपघट्ट के द्वारा, सेल के घोल के द्वारा उत्पन्न रुकावट ही क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। जैसे आपने क्या कहा कि जब यहां से ये धारा यहां से इस टर्मिनल तक जाएगी, इस ऋण वाले टर्मिनल से धन टर्मिनल तक जाएगी, तो धारा में जो है ये वैद्युत अपघट्ट पदार्थ क्या करेंगे, रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो भाई वो सेल के अंदर ही तो हो रहा है ना, तो सेल के अंदर घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध, किसके घोल द्वारा, वैद्युत अपघट्ट के घोलों द्वारा उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो लिख लेते हैं, सेल के अंदर, सेल के अंदर घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब बातें आती हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो इसको भी लिखते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पे निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब आइए देखते हैं किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा,
यदि हम कहें आपसे यहाँ चर्चा करें कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें, तो भाई देखो जब ये प्लेटों के बीच की हम लोग दूरी बढ़ाएंगे तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारा को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो धारा को जब ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा तो धारा में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होगा। भाई हम क्या कहते हैं कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो यहाँ से जो धारा इतनी दूरी तय कर रही है उसको और ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो और ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के बढ़ाने पर बढ़ जाती है और घटाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये बात हम लिख देते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, दूसरा, आइए दूसरा बातें हम ध्यान से समझते हैं। अब दूसरा पदार्थ क्या होता है कि भाई ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाए हो इसके सांद्रता पर डिपेंड करता है कि इसकी सांद्रता कितनी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो ये सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पे बढ़ जाती है, घटाने पे क्या हो जाती है, घट जाती है। ये लिख देते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक गाइज, एक बार पुनः हमने क्या बताया कि ये जो सेल है, सेल के ऋण और टर्मिनल और धन वाले टर्मिनल के बीच धारा को ले जाने में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ये किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है, वैद्युत अपघट्य के घोलों द्वारा उत्पन्न होता है। इसीलिए लिखा जाता है सेल के अंदर घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। भाई ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो प्लेटों के बीच की अगर दूरी बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाता है, घटा देते हैं तो घट जाता है। तो यही हमने लिखा कि प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद अगला क्या है, वैद्युत अपघट्य के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर सांद्रता बढ़ाया गया तो भाई आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाती है, घटा दिया जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाती है। तो गाइज आज के लेक्चर में बस हम लोग यहाँ तक चर्चा करने वाले हैं, पर अगली जो लेक्चर लेके आने वाले हैं, अगले लेक्चर में आप लोग जानोगे कि इन तीनों में टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ई में क्या संबंध होता है। गाइज आप बात मानो, बोर्ड के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हेडिंग है कि सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और विभवांतर में क्या संबंध होता है। और गाइज एक सरल भाषा में एकदम शार्ट तरीके से हम आपको समझा देंगे। तो अगली वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।